नमस्कार। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया को 1857 से पहले समझने के लिए सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखिए आप। इस मैप में जितना भी ये पीला वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वह क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया था, और जो ये पर्पल वाला दिखाई दे रहा है, ये वो क्षेत्र है जो देशी रियासतों के नाम से जाना जाता था, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे। डेफिनेटली यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट कि प्रिंसली स्टेट्स कहने के लिए तो स्वतंत्र थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार कर चुके थे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब सवाल ये उठता है कि सर 1857 तक आते आते भारत पर, इतने बड़े भारत पर कैसे कंट्रोल हुआ? तो बहुत कॉमन सेंस है। इंट्रो वाली वीडियो में मैंने बताया है कि 1600 में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद धीरे धीरे एक एक क्षेत्र को कैप्चर करती है, और एक एक क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए वो बहुत सारे युद्ध भी लड़ती है, जैसे कि कर्नाटक, मैसूर, मराठा, बंगाल। इन सब क्षेत्रों को जीतने के लिए आप देखेंगे तो कर्नाटक युद्ध लड़ा जा रहा है, बंगाल कॉन्क्वेस्ट के लिए प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े जा रहे हैं, एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा है। इसी में वेलेजली सब्सिडियरी अलायंस बनाता है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेकर के आता है, सिखों के साथ एंग्लो सिख युद्ध होता है, और इस प्रकार से एक एक करके इस पूरे भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो जब इस क्रम को हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कर्नाटक युद्ध से होती है, क्योंकि कर्नाटक युद्ध के माध्यम से दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके अपना डोमिनेंस क्रिएट किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट आप कर्नाटक युद्ध को समझेंगे और सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैप पर आपकी नजर हो, और उससे बड़ी बात यह है कि आपको कर्नाटक युद्ध पढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, एक रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा डुप्ले, इन्हें भी समझना होगा। इसी वीडियो में आप इन दोनों को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि सर कर्नाटक युद्ध क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कर्नाटक युद्ध को हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कह सकते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच दक्षिण भारत में हुए युद्ध को ही कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध कुल 3 बार लड़े गए हैं। 1746-48 में पहली बार, जिसे फर्स्ट कर्नाटक वार कहा जाता है, 1749 to 54 सेकेंड कर्नाटक वार कहा जाता है, और 1756 से 63 इसे तीसरा कर्नाटक वार कहा जाता है। तो ये 3 कर्नाटक वार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। हमने जैसा कि बताया कि रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले को भी पढ़ना होगा आपको। तो बेसिक समझते हैं पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 में हुआ, और इसकी डेथ जो हुई वो 22 नवंबर 1774 में, यहां पर नोट करेंगे 1774 में हुई थी। ठीक है, और ये बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर के रूप में शुरुआत करता है अपनी जिंदगी को। ही बिगेन एज अ राइटर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो। ध्यान देंगे कि जो शुरुआत करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, वो एक राइटर के रूप में करता है, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते रॉबर्ट क्लाइव मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में स्टैब्लिश करता है। इसीलिए इसको बहुत फेम मिलता है, बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिलता है। 1744 में जब ये आता है काम करने, कहां पर? सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहली बार 1744 में कहां पर आता है? ये सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में आता है काम करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि इसको लोगों ने लॉर्ड क्लाइव कह दिया। रॉबर्ट क्लाइव की जगह पर इतिहासकारों ने इसे लॉर्ड क्लाइव कहा, और कहा कि इतिहास से उतरा हुआ सेनापति है, ये तो कोई युद्ध हारता ही नहीं था। तो क्या इसकी स्ट्रेटजी थी और कैसे काम करता था वो भी थोड़ा समझेंगे। इसको जो फेम मिलता है, जो बहुत ज्यादा नाम मिलता है, वो तब मिलता है जब चंदा साहब और फ्रांस की जो सेना थी, उन दोनों को हरा करके ये एरकॉट को अपने कंट्रोल में लेता है, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी। तो इस पॉइंट से रॉबर्ट क्लाइव को बड़ा ही फेम मिलता है दक्षिण भारत में। और साथ में जब देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, कर्नाटक के नवाब की जो आप मदद करेंगे, उनकी राजधानी को आप सुरक्षित करेंगे, तो ऐसे में आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आगे आप देखिएगा, यही वो क्लाइव है जो बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा करके, यूं कहें कि षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला की हत्या करा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और उसके बाद बंगाल का खजाना मीर जाफर लुटा देता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। किसके लिए? रॉबर्ट क्लाइव के लिए। इतना सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिलता है कि ले जा नहीं पाते हैं वो, और इस बड़े मिले हुए धन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होगी वो बहुत मजबूत होती चली जाएगी, और यही कारण है कि एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कंट्रोल करेगी। ठीक है, इसे क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा गया, इसे कॉन्कर ऑफ इंडिया भी, कॉन्करर ऑफ इंडिया मतलब भारत का विजेता कहा गया। राइट, याद रखेंगे आप लोग।
थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी आप समझेंगे कि भारत में इसकी क्या गतिविधियां रही। तो 1744 में फोर्ट सेंट डेविड वहां आता है मद्रास में। ही वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया, ही वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया इन 1755 टू, देखिए 1753 तक ये रहा। इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कब रहा और कब गया। इसके बाद ही वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया इन 1755 टू इंश्योर ब्रिटिश सुप्रीमेसी एट द सब कॉन्टिनेंट अगेंस्ट द फ्रेंच। फ्रांसीसियों के खिलाफ जो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी उसको मजबूत करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसे दोबारा बुलाया गया 1755 में। और यहां पर आप देखेंगे ही बिकम द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ सेंट फोर्ट डेविड एट क्यूडलर, क्यूडलर में वो फोर्ट सेंट डेविड का डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया। 1757 में आपको मालूम है कि वाटसन की मदद से, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वाटसन की मदद से कलकत्ता को कैप्चर करता है और यहीं से कहानी शुरू होती है सिराजुद्दौला के डेथ की। षड्यंत्र करके बैटल ऑफ प्लासी में नवाब की हत्या होती है और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद नवाब की हत्या करा करके मीर जाफर को क्या करता है, नवाब बना देता है। और इस प्रकार से बंगाल में पपेट सरकार बनाने का जो शुरुआत होता है वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद होता है और उसका सारा क्रेडिट रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किंग मेकर बन जाती है। जब हम बंगाल विजय को पढ़ेंगे, अभी इसके बाद वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप आराम से समझेंगे इसको कि क्या हुआ था। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के अंदर कोई तो ऐसी खास बात थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही हाई सुप्रीमेसी की तरफ लेकर के जा रही थी। ठीक है, इसके पैरेलल एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है डुप्ले, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, ही वाज अ फ्रेंच। इसके साथ इसका नाम लेना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव के सामने जो चुनौती थी वो डुप्ले की थी और बावजूद इसके कि डुप्ले को पूरी तरीके से हरा करके दक्षिण भारत में अपना कंट्रोल स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव सफल रहा। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी जानिए। ठीक है, क्या जानेंगे? सबसे पहले ये जानेंगे कि इन 1741 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले बिगन टू हैव एम्बिशंस फॉर अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। मतलब 1741 में लगता है डुप्ले को कि हम भारत में एक फ्रेंच एम्पायर को स्टैब्लिश कर देंगे, बट he was unable to persuade his superiors to support the concept। इसका कारण यह है कि वह अपने वरिष्ठों का जो सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैंने आपको बताया शुरू में कि जो फ्रांस की कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वह एक सरकारी कंपनी थी, जबकि जो ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी को सरकारी सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को लगता है कि यदि आप वहां पर कुछ गलत करोगे तो हमें तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। इन सच सिनेरियो कई बार आपको सरकारी सपोर्ट ना मिलने के कारण आप यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपके मन में एम्बिशन है तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है 1744 में। अब एक तरफ फ्रांसीसी अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले एंड ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। कहा जा रहा है कि दिस रॉफ ब्रिटिश ऑफिसर डैश डुप्ले एस्पिरेशंस टू एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। मतलब इसका यह हुआ कि भारत के अंदर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने की आकांक्षाओं को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैसे किया वही कर्नाटक युद्ध में आपको समझना है, लेकिन यह समझिएगा कि डुप्ले की जो आकांक्षाएं थी कि हम फ्रांसीसी उपनिवेश बनाएंगे भारत में, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त किया देखिए, कहा जा रहा है कि पौंडीचेरी, ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी वाज इन द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। पौंडीचेरी जो थी वो फ्रांसीसियों के कंट्रोल में थी और मद्रास जो कंट्रोल में था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था। Pondicherry was seized by the British in 1761 and the French positions in India have remained marginalized ever since। कहा जा रहा है कि फ्रांसीसियों के कब्जे वाले पौंडीचेरी को 1761 में सीज कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया और तब से भारत में फ्रांसीसियों का अधिकार जो रहा वो बिल्कुल किनारे पर ही रहा, वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। ठीक है, डुप्ले यूटिलाइज द नवाब ऑफ कर्नाटक टू prevent the English from fighting his territory, allowing the French colonists in Pondicherry to be protected until the French soldiers gained sufficient strength. After the English were vanquished, the Nawab promised Madras in exchange। अभी इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए, कहानी छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है कि डुप्ले ने मद्रास को कैप्चर करने के लिए कर्नाटक के नवाब से एक वादा किया था कि आप हमारी मदद करो और हम मद्रास को कैप्चर करके आपको हैंडओवर कर देंगे। लेकिन कैप्चर करने के बाद डुप्ले ने बगावत कर दिया और कहा कि हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि बैटल ऑफ सेंट थोम वहां पर होता है, जिसमें फ्रांसीसी सेना जो होती है वो कर्नाटक के नवाब से लड़ती है और यहीं से आप देखेंगे कि वहां पर एक ट्विस्ट दिखाई देता है, जो कि आप अभी पहले कर्नाटक युद्ध में ही पढ़ेंगे, तो उसे समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है,
यदि हम बात करें थोड़ा सा और डुप्ले के बारे में, तो डुप्ले भारतीय राजाओं के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था। ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा था। उसके पीछे कारण है क्योंकि फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को दोनों को बात समझ में आ रही थी कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाते रहो और अपना काम करते रहो, ठीक है। ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। देखिए हैदराबाद जो था ना वो सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था दक्कन में, यानी दक्कन की पूरी राजनीति को डील करने के लिए हैदराबाद का जो निजाम होता था वही अथराइज्ड होता था बेसिकली मुगलों के टाइम पर। तो ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग फॉर हैदराबाद एंड चंदा साहिब फॉर कर्नाटक एंड हिज कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड एंड इन एक्सचेंज ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्सेंसस टू डुप्ले। हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया उसने, और उसके उम्मीदवार चुने गए। उसके बदले में उसने डुप्ले को महत्वपूर्ण रियायतें दी। ये बहुत कॉमन सेंस था कि हम आपको किंग बनाएंगे और आप हमें उसके बदले में रियायत देंगे। तो इस तरीके से डुप्ले इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका था, राइट। फ्रॉम 1742 until 1754 he was governor general of the French territories in India. Duplé died destitute and improvised in Paris. डुप्ले की मौत जो होती है वो गरीबी और दरिद्रता में होती है, और ईयर क्या था 1764, ठीक है। अब इसका देखो संबंध जो है वो इस चीज से लेना देना नहीं है कि कौन अमीरी में मरता है कौन गरीबी में मरता है। हाँ ये सच है कि जब आप कोई बहुत बड़ा एम्बिशन रखते हैं और उसे कई बार प्राप्त नहीं कर पाते तो लोग आपको फेलियर मान लेते हैं कि आपके पास जीतने की ताकत नहीं है, आपके पास करने की क्षमता नहीं है और आप एक फेल इंसान है। ऐसे में धीरे धीरे रिसोर्सेस आपके पास कम होने लगते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ डुप्ले के साथ। डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने वापस बुला लिया था। वापस बुलाने के बाद सुविधाएं बंद कर दी गई थी, बहुत सारी चीजें थी। अंत में इसकी मौत कब होती 1764 में, और क्लाइव की मौत कब होती 1774 में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपने दोनों के बारे में समझा और ये बखूबी आपने समझा कि कहीं ना कहीं डुप्ले जो था वो बहुत कमजोर पड़ गया एक टाइम पर आकर के, और क्लाइव जो था वो बहुत स्ट्रांग था, उसने ब्रिटिश पावर को स्टैब्लिश किया इंडिया में, राइट। तो इस प्रकार से दोनों ही सेनापतियों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम मूव करते हैं पहले कर्नाटक युद्ध की तरफ। पहले कर्नाटक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर तीसरा। पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी देखते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है इस युद्ध की। टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड कब से कब तक का है 1744 से 1748 के बीच में चलता है ये। लेकिन भारत में जो ये होता है वो 1746 से लेकर के 1748 तक। तो यहां पर आप चाहें तो ऐसे करेक्शन भी कर सकते हैं, 1746 से 48 से कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए क्या इसमें है, क्रोनोलॉजी समझिएगा कि देखिए ये इसका जो संबंध है सीधे सीधे ना वो ऑस्ट्रिया पर सक्सेशन को लेकर के है। ऑस्ट्रिया एक जगह थी यूरोप के अंदर और उसको प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में लड़ रहे थे, और उसी के इन्फ्लुएंस में यहां पर ये दोनों कंपनी आपस में लड़ी, जो पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से आया था। देखिए क्रोनोलॉजी समझिएगा। 1740 में द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर चार्ल्स सिक्स्थ। चार्ल्स 6 के मरने के बाद ऑस्ट्रिया सक्सेशन को लेकर के 1740 में यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है। 1744 में कहा जा रहा है कि द ब्रिटिश वर ड्रॉन इनटू द वॉर इन 1744 ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फ्रांस। यानी कि 1744 में फ्रांस के विरोध में अंग्रेज युद्ध में कूदते हैं। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया एज वेल। इसी के कारण भारत में व्यापार कर रहे इन दोनों कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष शुरू होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1745 में क्या होता है, 1745 में द ब्रिटिश रॉयल नेवी अटैक्ड द फ्रेंच फ्लीट। ध्यान समझना 1745 में देखिए युद्ध का परंपरागत कारण बहुत होता है। जैसे पहले से आपसे किसी से विवाद चला आ रहा है तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अचानक से जिस दिन आपका झगड़ा हुआ होगा ना उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। उसे हम लोग इमीडिएट रीजन कहते हैं युद्ध का, वो तात्कालिक कारण होता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन यदि आज युद्ध शुरू हो जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई आज का कारण जरूर होगा, अचानक से युद्ध नहीं शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही समझना कि 1745 में क्या हो रहा है कि द ब्रिटिश रॉयल नेवी अटैक्ड द फ्रेंच फ्लीट विच लेड टू द फ्रांस गोव जनरल डुप्ले कॉलिंग फॉर एडिशनल फोर्सेस लीडिंग टू द एस्केलेशन ऑफ नेवल फोर्सेस इन द एरिया अराउंड मद्रास एंड पौंडीचेरी। मद्रास और पौंडीचेरी के आसपास के क्षेत्रों को कंट्रोल करने के लिए कुछ जहाजें मॉरिशस से आ रही थी मद्रास की तरफ, और उसी जहाज की फ्लीट को एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का अधिकारी क्या करता है, कैप्चर करता है, रोकता है, कंट्रोल कर लेता है। यानी कि अंग्रेज सिपाही ने फ्रांस की जहाजों को रोक लिया समंदर के अंदर। अब ये बात डुप्ले को बुरी लगेगी कि भाई तुमने क्यों रोका। तो जब डुप्ले को बुरी लगेगी तो देखेंगे आप
कि क्या करेगा, वो मद्रास को सीज करेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मद्रास किसके कंट्रोल में था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। The war began in 1746 when the French, led by Governor Joseph Francois Duplessis, besieged and captured the British held Madras, चेन्नई जो अंग्रेजों के कंट्रोल में है उसको डुप्ले क्या कर रहा है भाई, अपने कंट्रोल में बिसीज कर दे रहा है, जब्त कर ले रहा है, कब्जा कर ले रहा है। ऐसे में अब ब्रिटिशर्स का काउंटर अटैक होगा, और ब्रिटिशर्स का जब काउंटर अटैक होगा तो जरा समझिएगा कि द ब्रिटिश अंडर एडमिरल एडवर्ड बॉस्कवन एंड लेटर रॉबर्ट क्लाइव, शुरुआत में ध्यान देंगे, शुरुआत में बॉस्कवन और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का लीडरशिप आता है, ब्रिटिश काउंटर अटैक होता है, और इस काउंटर अटैक में मद्रास को वो दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, रीगेन्ड मद्रास इन 78। हाउएवर द सिचुएशन रिमेन्ड परकॉसिस। मतलब समझिएगा, कहानी तो ये है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को कंट्रोल कर लिया था और फ्रांसीसियों ने मद्रास को। अब आपकी टेरिटरी हमारे पास और हमारी टेरिटरी आपके पास। इन सच सिचुएशन ना आप पावर में कमजोर हैं और ना ही हम पावर में कमजोर हैं, तो क्या होगा, फिर दोनों के बीच में एक समझौता होगा, और उस समझौते से हम इस युद्ध के अंत की बात करेंगे, और उसी समझौते को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली। लेकिन इस पूरे टॉपिक के अंदर ध्यान से समझेंगे तो एक फैक्टर और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बैटल ऑफ आडियार। बैटल ऑफ आडियार आप कह सकते हैं, या बैटल ऑफ सेंट थोम भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि इट वाज द सिग्नेचर वार ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार, यानी फर्स्ट कर्नाटिक वार की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है, 24 अक्टूबर 1746। ये बैटल ऑफ आडियार है, ध्यान दीजिएगा। द बैटल वाज फॉट बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ एरकॉट फोर्सेस ओवर द सेंट जॉर्ज फोर्ट विच वाज हेल्ड बाय द फ्रेंच। ठीक है, ध्यान से समझना। मद्रास जीतने के बाद फ्रांसीसियों ने वादा किया था कर्नाटक के नवाब से कि हम आपको मद्रास हैंडओवर कर देंगे, और हैंडओवर ना करने के कारण मद्रास हैंडओवर ना करने के कारण कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों के अगेंस्ट एक सेना भेजी, और जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, उसी युद्ध को हम बैटल ऑफ आडियार या सेंट थोम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब जब फ्रांसीसियों की जीत यहां पर हो गई थी तो कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों से मदद ली थी, और फिर इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था, इस प्रकार से बैटल ऑफ आडियार। ठीक है, हमने क्या कहा, दोनों बराबर पावर पर थे, दोनों बराबर पावर पर थे, तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। उसी समझौते को हम नाम दे देते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली। ईयर क्या था, 1748, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली। एक्स ला चापेली क्यों कहा गया, देखिए ध्यान से मैप में, एक्स ला चापेली जो है ये एक जगह का नाम है, जो फ्रेंच में हम इसको एक्स ला चापेली कहते हैं, और जर्मन में इसको हम एचन कहते हैं। ठीक है ना, इट इज अ सिटी ऑफ जर्मनी। लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप लगा हुआ प्रॉपर। ठीक है, ये किंगडम ऑफ फ्रांस इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये किंगडम ऑफ फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, और ये इस प्रकार से आप याद रखिएगा, एक्स ला चापेली जो है वो एक्स ला चापेली आप देख सकते हैं। इसकी लोकेशन हमने बताया कि जर्मन में इसे एचन कहते हैं और फ्रेंच में एक्स ला चापेली कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फर्स्ट कर्नाटिक वार तो समाप्त हो गया, कंक्लूजन क्या निकला वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड कर्नाटिक वार की। कुल 3 हुए हैं। सेकेंड कर्नाटिक वार में आप देखिए, सेकेंड कर्नाटिक वार का टाइम पीरियड देखिएगा 1749 से 54 तक, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस युद्ध की शुरुआत भी एक दूसरे युद्ध से होती है जिसे हम बैटल ऑफ अंबर कहते हैं। जरा याद रखिएगा कि पहले कर्नाटिक युद्ध में बैटल ऑफ आडियार सिग्नेचर वार था, वहां से शुरुआत होती है, और दूसरे कर्नाटिक वार में बैटल ऑफ अंबर। क्या कह रहा है कि द वार बिगिन विद अ सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट ऑफ अंबुर in 1749 where Chanda Sahib's forces backed by the French clashed with the British backed forces of Muhammad Ali Khan Walajah। मोहम्मद अली खान वालाजाह को सपोर्ट कौन कर रहा है जी, ब्रिटिश कर रहे हैं, और चंदा साहिब को सपोर्ट कौन कर रहा है, माफ करिएगा, फ्रेंच कर रहे हैं। तो चंदा साहिब की फोर्सेस ने फ्रेंच सपोर्ट से मोहम्मद अली खान की फोर्सेस पर अटैक कर दिया। इसका मतलब है एक तरीके से डायरेक्टली देखें तो फ्रांसीसी के सपोर्ट से अंग्रेजों के सपोर्ट वाली फोर्स पर हमला है, और यहां से विवाद शुरू हो गया दोनों के बीच में। ठीक है जी, दोनों के बीच में विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि विथ जस्ट 212 सोल्जर्स रॉबर्ट क्लाइव असॉल्टेड एंड टू कंट्रोल ऑफ एरकॉट इन अगस्त 1751। अगस्त 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने एरकॉट पर कंट्रोल कर लिया। जब एरकॉट पर कंट्रोल हो गया और एरकॉट वाज द कैपिटल, ड्यू टू डुप्लेस पॉलिसी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, द फ्रेंच गवर्नमेंट choose to recall him in 1754। This is the very and most important fact for you all कि फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को
क्या कर दिया, फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को उसकी खराब नीतियों के कारण 1754 में वापस बुला लिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि डुप्ले को वापस कब बुलाया गया, तो 1754 में बुलाया गया, याद रखिएगा। और यहां से देखेंगे कि डुप्ले वाज रिप्लेस्ड एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया बाय गोडेहू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि डुप्ले को किसने रिप्लेस किया, यानी कि डुप्ले के बाद अपॉइंट कौन किया गया, तो गोडेहू को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और गोडेहू परस्यूड अ स्ट्रेटजी ऑफ डिप्लोमेसी विद द इंग्लिश एंड साइंड अ पैक्ट विद देम। कौन सा पैक्ट साइन हुआ, इट वाज द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1754 पहले कर्नाटक युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेली और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। द वार कंक्लूडेड विद द शाइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754 विथ रीअफर्म्ड मोहम्मद अली खान वालाजा एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। याद करिए, चंदा साहिब को डिफीट करके मोहम्मद अली खान को कर्नाटक का नवाब बनाया जाएगा। यानी कि दूसरे युद्ध में हम समझे तो पूरी तरीके से ब्रिटिश डोमिनेंस दिखाई देता है कर्नाटक के ऊपर, ब्रिटिश डोमिनेंस कर्नाटक के ऊपर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं फ्रांसीसियों से, बट अभी भी फ्रांसीसी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अभी वो एक बार और लड़ेंगे जब तक कि स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगी कि क्या चल रहा है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, यहां पर एक बात आपको और ध्यान में रखना है, वो ये कि 1756 से लेकर के 63 ये जो 7 वर्ष है ना, इसे 7 ईयर्स ऑफ वॉर कहते हैं। ये शुरू होता है वहां पर यूरोप के अंदर, लेकिन इसी के बीच में भारत में भी शुरुआत हो जाती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तीसरी बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है 1756 में। लेकिन 1756 के कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ये देखता है कि 1756 में ही उधर कलकत्ता के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको मदद करेगी बंगाल विजय को समझने में। ठीक है, 1756 में क्या है, देखिए, जब फ्रांस की कंपनी वहीं चंद्रनगर में बनी हुई है, वहीं कलकत्ता में ब्रिटेन है, दोनों के फैक्ट्रियों के बने हुए सामान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले सामान खुले मैदान में रखे हैं। तो एक डर है कि कहीं कोई उसमें आग ना लगा दे, कोई लूट ना ले जाए, तमाम पहलू हैं। तो कलकत्ता को 1756 में फोर्ट में बदला जा रहा है, किले बनाया जा रहा है। कलकत्ता की किलेबंदी अंग्रेज करना चाह रहे हैं। और बंगाल में कौन था जी, सिराजुद्दौला नवाब था। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि बिना हमारी परमिशन के किलेबंदी कैसे हो रही है। वो आता है और गुस्से में बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों और कर्मचारियों को छोटे से कमरे में बंद कर देता है और उस काल कोठरी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बात बहुत बुरी लगती है और वो प्लान करता है कि हम कलकत्ता में ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि नवाब की हत्या करेंगे बंगाल के अंदर। और वही होता है बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हत्या करवा करके मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा देता है। और ऐसे में मीर जाफर ने दोनों हाथों से भर भर के खजाना लुटाया 1757 में। और वो 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव को ढेर सारा पैसा मिलता है, जो ढेर सारा खजाना मिलता है, उस खजाने का प्रयोग करके जो मिलिट्री स्ट्रांग होती है, आर्मी स्ट्रांग होती है, उसी आर्मी का प्रयोग होगा यहाँ पर दक्षिण भारत में और फ्रांसीसियों को अंग्रेज एकदम से हरा देंगे वांडीवास के युद्ध में, इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए समझते हैं जरा। कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर युद्ध के दौरान कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन इन इंडिया द थर्ड कर्नाटिक वॉर मैनिफेस्टेड दिस लार्जर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइव का क्या एक्शन था ये समझिएगा कि विथ आउटब्रेक ऑफ 7 ईयर्स वार, यानी यूरोप में जो आउटब्रेक हो रहा है 7 ईयर्स का, रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड चंद्रनगर। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड चंद्रनगर। चंद्रनगर किसके कंट्रोल में था जी? फ्रांसीसियों कंट्रोल में। द फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल effectively ending French influence in the region. However, the French still maintained their power in the south, right? Count de Lally, ये आप देखें ध्यान से कि Count de Lally was the French government appointed him as the supreme commander of the French forces in India, and Lally swiftly secured Fort Saint David after a brief siege, as the British were actively involved in Bengal. ठीक है, काउंट डी लैली की बात करी जा रही कि फ्रांसीसी सरकार ने भारत में फ्रांसीसी सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। लैली ने एक संक्षिप्त घेराबंदी के बाद एक फोर्ट सेंट डेविड को जल्दी से सुरक्षित कर लिया क्योंकि अंग्रेज बंगाल में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या होगा। इन दक्कन रीजन द पॉलिटिकल सिचुएशन क्विकली चेंज्ड अगेंस्ट द फ्रेंच। दक्कन में फ्रांसीसियों के खिलाफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ही तेजी से बदलती है और देखते ही देखते आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है 1758 आते आते। राजमुंद्री और मसूलीपट्टनम 1758 1759 दोनों में ही हाथ से निकल जाता है और ये बहुत बड़ा लॉस होता है फ्रांसीसियों का। इसके साथ
जो निजाम थे, मैंने आपको बताया दक्कन में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी? हैदराबाद के निजाम के ऊपर थी। उनका जो अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट था, कहा जा रहा है द निजाम ऑफ हैदराबाद सलाबत जंग विदाउट इंगेजिंग इन द बैटल साइंड एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश ट्रांसफरिंग मसूलीपट्टनम एंड नदर्न सिरकार्स फ्रॉम फ्रेंच कंट्रोल टू द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों के पास अब ऐसी टेरिटरी भी आने लगी जो कि अभी तक फ्रांसीसियों के कंट्रोल में थी। अब आप समझ सकते हैं कि 1758-59 आते आते फ्रांसीसी इकोनॉमिक लॉस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ में मिलिट्री लॉस भी उनका बहुत बड़ा हो रहा है। और ऐसे में ध्यान दीजिएगा, द सीज ऑफ मद्रास commenced in December 1758 and although both sides suffered casualties, the French could not make significant progress. Eventually, General Pocock arrived with the fleet to provide relief for Madras, forcing Lally to lift the siege and retreat to Kanchipuram. And the Battle of Vandivas, ये आ गया वक्त 1760 में, जब अब तय हो जाएगा कि भारत में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में फ्रांसीसी रहेंगे या अंग्रेज रहेंगे। द बैटल ऑफ वांडीवास एंड द फॉल ऑफ पांडिचेरी, क्या होता है देखिएगा। आफ्टर लैली रिटायर्ड टू पांडिचेरी, अ फ्रेंच कंटिजेंट रिमेन्ड इन एरकॉट, द ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय सर आयर कूट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था जी? सर आयर कूट लीड कर रहा था। एडवांस टुवर्ड्स वांडीवास बट अनएक्सपेक्टेडली डाइवर्टेड देयर अटेंशन टू कांचीपुरम, कैप्चरिंग इट, कांचीपुरम को कैप्चर कर लेता है। और इसके बाद द डिसिसिव बैटल टुक प्लेस बिटवीन आयरकूट एंड लैली एट वांडीवास। आयरकूट और लैली के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है 1760 में। और बसी वाज डिफीटेड एंड टेकन एज प्रिजनर। बसी फ्रांसीसी था, ये हार जाता है, इसे जेल भेजा है। वाइल लैली रिट्रीटेड टू पांडिचेरी, लैली जो था वो पांडिचेरी भाग जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से अंग्रेज पांडिचेरी को सीज कर देते हैं 1761 में। और फाइनली वांडीवास के युद्ध ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को स्टैब्लिश कर दिया और फ्रांसीसियों का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण भारत से क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया साउथ इंडिया में कि हमें भी साउथ इंडिया चाहिए। और इसके बाद आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने माहे को कंट्रोल में ले लिया। और इस तीसरे युद्ध की जो समाप्ति हुई वो इस प्रकार से हुई कि जो यूरोप में 7 ईयर वार चल रहा था वो समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1763 में। और उसी के साथ माना जाता है कि भारत में भी तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपने अभी तक जो देखा और समझा उससे ये क्लियर हो गया कि भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, कर्नाटक युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। 3 युद्ध लड़ाई हुई, 3 युद्धों में 3 अलग युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले कर्नाटक वार में आप जानते हैं बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सेंट थोम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर वार था। दूसरे में आपने देखा कि बैटल ऑफ अंबुर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी सिग्नेचर वार था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान जो वांडीवास के युद्ध 1760 में लड़ा गया बिटवीन द आयरकूट एंड काउंट डी लैली, है ना, ये एकदम से डिसिसिव बैटल था। और इसने इस तरीके से डिसीजन दे दिया कि दक्षिण भारत में कौन डोमिनेट करेगा? अंग्रेज डोमिनेट करेंगे। और इसी के बीच में आपने देखा कि उधर 1757 में बंगाल में कंट्रोल हो गया। तो बंगाल पर कैसे कंट्रोल हुआ और कितना धन मिला और क्या फायदा था, जस्ट इसके बाद आप इसे वॉच करें और एंजॉय करें कि बंगाल में क्या हुआ। इस प्रकार से एक एक करके आप पूरे ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे और सभी प्रश्नों को एमसीक्यू करते हुए और साथ में जो मेंस के क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर लिखते हुए आप अपने आप को इस पोजीशन में लाइए कि इतिहास के कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों आपके क्लियर हैं। जीएस परम ऑफिशियल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।